हेलो। हाँ राजेश बेटा, मैं रामानंद ठाकुर बोल रहा हूँ। जी काका। अरे भाई, पंडित जी को रात से फोन लगा रहे हैं, फोन नहीं लग रहा है, क्या बात है, कहाँ है वो? काका मुझे पता नहीं, माँ से पूछता हूँ। माँ, बाबूजी कहाँ है? ये ठाकुर काका का फोन आया है, उन्हें पूजा पाठ कराने के लिए। ये लो, बात करो उनसे। हेलो। हाँ हेलो। हाँ, वो पूजा पाठ कर्म कांड कराने शहर गए हैं, शाम तक आ जाएंगे। ठीक है, उनको बोलिएगा ठाकुर साहब का फोन आया था, याद कर रहे थे। जी अच्छा। माँ, अब आपकी उम्र नहीं है बाबूजी के बगैर बोर होने की, लेकिन अगर आप फिर भी बोर हो रही हैं तो चलिए आकृति के मायके जाकर उसे ले आते हैं। चलिए ना माँ, बाबूजी तो है नहीं, आएंगे और अगर बहू को देखकर गुस्सा करेंगे तो मैं फिर उसे छोड़ आऊंगा, और फिर जब बाबूजी कहेंगे तो फिर उसे विदा करके ले आऊंगा। चलो ना माँ। बाबूजी तो गए। सही कहा भैया, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। लेकिन अब तू मेरी बात ध्यान से सुन, ठीक है? पूरी प्रॉपर्टी तेरे नाम होने के बाद हमें पूरी कोशिश करनी है कि राजेश को 50 कौड़ी भी ना मिले, ठीक है? उसके बाद हम पूरी प्रॉपर्टी बेचकर उसको आधा कर लेंगे और अपनी पूरी जिंदगी ऐश और आराम से जिएंगे। समझ गया? बिल्कुल सही कहा भैया, राजेश और उसकी बीवी को सड़क की खाक छालनी पड़ेगी। यश, सुरेश मेरे भाई, आकृति, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। माँ कह रही थी बाबूजी कुछ दिनों के लिए शहर गए हुए, और हो सकता है वापस आने पर तुम्हें देखकर वो खुश हो जाए और तुम्हें मायके ना जाने दे, है ना माँ? माँ, अब आप भी जाकर आराम कर लीजिए। कितना इंतजार करवाया। मैंने क्या करवाया? आप ही तो गए थे बाबूजी के पास कारोबार के पैसों की बात करने, तो आप लौटे हो। आया तो तुम्हें साथ लेकर आया ना? अब तो नहीं जाने देंगे ना? तो जान चली जाएगी फिर भी नहीं, रखना ही था तो वो डरते। अच्छा, तो ये लो। हेलो। जी नहीं, बाबूजी तो घर पे नहीं है, वो शहर से बाहर गए हैं, कब लौटेंगे ये तो नहीं पता, मैं माँ जी से पूछकर आपको बताती हूँ। जी। कमाल है। अरे राजेश बेटा, राजेश, अरे बाबूजी घर में है क्या? जी नहीं, बाबूजी तो घर पे नहीं है, वो थोड़ा बाहर गए हैं, शहर से बाहर गए। शहर से बाहर गए? अब जी। अरे ठाकुर काका, आप? हाँ राजेश बेटा, अरे भाई तुम्हारे बाबूजी कौन सा ऐसा शहर चले गए हैं? हैं? जब भी गांव से गए 2-3 दिन में वापस आ गए। अरे आज 15 दिन हो गए हुए, कुछ पता नहीं। उनसे अपने बंगले की वास्तु शांति की पूजा करानी है। पता नहीं काका, माँ को बताकर गए। माँ कहती है कि शहर से बाहर गए, फिर कहा सूरत गए, फिर कहा सूरत से मुंबई गए, और मुंबई से कहाँ गए कुछ पता नहीं। उनका फोन भी नहीं लग रहा है। राजेश बेटा, मैं भी फोन करने की कोशिश करता हूँ। अगर तुम्हारी फोन पे बात हो जाए तो बोलना मुझे फोन करके बात करे। अगर वो नहीं आए तो हमारे बंगले की पूजा कैसे होगी? जी जी ठीक है काका। ठीक है बेटा। हमें तो पता ही नहीं था हमारे बाबूजी को लोग इतना मानते हैं। आपको पता है क्या, सुबह जब मैं कपड़े सुखाने के लिए बाहर गई थी तब पास वाली चाची भी पूछ रही थी कि पुरोहित जी कहाँ हैं, आजकल दिखाई नहीं दे रहे हैं, काफी दिन से नहीं दिखाई दिए हैं। हमने भी कह दिया कि पूजा करवाने गए हैं। अरे माँ ने बताया था ना।
माँ की बातों का मुझे भरोसा नहीं होता। वो गोल गोल बातें करती हैं। कभी कहती है शहर गए हैं, कभी कहती है सूरत गए हैं जहाँ आप नौकरी करते थे, कभी कहती है मुंबई गए हैं किसी के यहाँ पूजा कराने के लिए। अरे गए हैं तभी तो कह रही है ना ऐसा। आप कैसे बेटे हैं उनके? ना उनको मोबाइल लग रहा है, ना वो हमें फोन कर पा रहे हैं। उनके साथ कभी कुछ उल्टा सीधा हो गया तो? उल्टा सीधा? आप एक काम कीजिए, पुलिस स्टेशन में बाबूजी की गायब होने की रिपोर्ट लिखवा दीजिए। पुलिस कुछ तो कर ही लेगी ना कुछ तो पता चल ही जाएगा। अरे पुलिस के पचड़ों में पड़ने की क्या जरूरत है, आ जाएंगे ना अपने आप। आप प्लीज मेरी बात मानिए, मुझे बाबूजी की बहुत फिक्र हो रही है। उन्हें कुछ हो गया तो? प्लीज। ठीक है, तुम कहती हो तो मैं पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करा देता हूँ, ठीक है? पंद्रह दिन हो गए तुम्हारे बाबूजी घर पर नहीं आए और तुम आज रिपोर्ट लिखाने आए हो? सचमुच आजकल की औलाद कैसी है, किसी को अपने बाप की फिक्र ही नहीं। ऐसी बात नहीं मैडम, बाबूजी जहाँ भी जाते थे माँ को ही बता कर जाते थे और हम भी माँ के ही भरोसे रह गए। तुम उनका मोबाइल नंबर और फोटो दे जाओ, हम उनके गायब होने की रिपोर्ट लिखकर यहाँ कहीं नहीं मुंबई और सूरत के पुलिस स्टेशन में भी उनकी फोटो भेज देंगे और जैसे ही कुछ पता चलेगा तुम्हें सूचना दे दी जाएगी। जी। और क्या पढ़ रही हो? राजा, आज 4 दिन हो गए हैं, बाबूजी का कोई पता नहीं चला। तुम प्लीज जाओ ना और पता करके आओ, पुलिस कुछ नहीं कर रही है। अरे यार, मैं जब भी तुमसे प्यार की बातें करता हूँ तुम बाबूजी को लेकर कहाँ से बैठ जाती हो? मुझे लगता है कि तुम्हें पता है कि बाबूजी कहाँ हैं। मुझे कैसे पता होगा राजा? तो पुलिस पता लगाएगी ना, और इतनी जल्दी भी क्या है? राजा छोड़ो यार, क्या कर रहे हो? देखो अब ये बात ना बहुत बड़ी हो चुकी है। तुम अभी जाओ पुलिस स्टेशन और पता करके आओ कि तुम्हारी कंप्लेन पर क्या कार्रवाई हुई है, ठीक है? प्यार हम रात में कर लेंगे, प्लीज। ठीक है, मैं जाता हूँ। मैडम, मैं राजेश पुरोहित, रामशंकर पुरोहित जी का बेटा। मैंने अपने बाबूजी की लापता होने की रिपोर्ट लिखवाई थी, कुछ पता चला? कार्रवाई हो रही है। मैंने उनकी फोटो यहाँ कहीं नहीं बल्कि सूरत और मुंबई के पुलिस स्टेशन में भी भिजवा दिया है, लेकिन अभी तक ना ही उनका कोई पता चला ना ही उनका फोन लगा। तुम्हें उनका कोई फोन आया क्या? मैडम, अगर मुझे कोई फोन आएगा तो मैं यहाँ क्यों आता? मैंने उनके फोन नंबर की लिस्ट और लोकेशन ट्रेस करने के लिए कहा है। जैसे ही पता चलता है आगे की कार्रवाई होगी। अभी तक आपने इतना भी नहीं पता किया? मैडम, मेरे घर वाले परेशान हैं। देखिए, कार्रवाई चल रही है। आप ये बताइए कि आपको किसी पर शक तो नहीं जो आपके बाबूजी के साथ कुछ ऐसा उल्टा सीधा कर सकता हो? मैडम, मेरे बाबूजी बड़े शांत किस्म के आदमी हैं। वो लोगों के घरों में पूजा पाठ करवाते हैं, कर्म कांड करवाते हैं। उनकी किसी से क्या दुश्मनी होगी? हाँ, हो सकता है दिनेश भैया उनके साथ कुछ कर सकते हैं। ये दिनेश कौन? मेरे बड़े भैया, आवारा है वो। बाबूजी उनसे बहुत परेशान रहते हैं और वो पैसों के लिए बाबूजी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। जैसा कि मुझे याद है, एक दिन मैं घर पर ही था। दिनेश की माँ। आती हो। नालायक का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन क्या करूं, पहला बेटा है, आदत सी पड़ गई है। ठाकुर साहब के यहाँ गिरी शांति की पूजा थी, काफी सीधा मिला है। बाबूजी, क्या आदमी हो यार? तो मैंने आपको बुलावा भेजा था, पुलिस स्टेशन क्यों नहीं आए? पूरे शहर में घूम घूम के ग्रह शांति की पूजा कराते रहते हो। थोड़ी सी ग्रह शांति की पूजा घर में भी करा दो, घर में शांति तो बनी रहेगी। अगर आपने थोड़ा सा ध्यान हम पे दिया होता ना तो हम बिगड़ते नहीं आज। कम से कम ध्यान अब दे दो ना, जिंदगी संवर जाएगी बच्चों की। जब पढ़ाई करने को कहता था तो पढ़ाई नहीं की, अब इल्जाम मुझ पर लगा रहा है। चलो, इल्जाम नहीं लगाता मैं। पैसे निकालो।
कैसे पैसे? अरे क्या कर रहा है? दिनेश, आप इसमें नहीं आएंगे। दिनेश देख, मेरे पास पैसे नहीं। भैया भैया ये क्या कर रहे हैं आप? सर पे लगाएंगे। तू भी से बता, इनको जानता नहीं है तू? इतने तुझको भी नकारा नकारा बोल के घर से निकाल देंगे ये नकारा नहीं है, समझदार है। और देखना, एक दिन यही मेरे खानदान को बहुत आगे बढ़ाएगा। और मैं कल रात इसे सूरत भेज रहा हूं नौकरी के लिए। एक बार नौकरी तो लगने दे, फिर इसकी शादी बड़े धूमधाम से करूंगा। कैसे स्वार्थी आदमी हो तुम यार? घर में तो जवान जवान बेटे तैयार बैठे हैं और छोटे बेटे की शादी कर रहे हो यार। स्वार्थी हो तुम दिनेश, स्वार्थी हो तुम। दिनेश क्या बोल रहे? दिनेश! जाने दीजिए, आप शांत हो जाइए। अपना बच्चा है, सुधर जाएगा। क्या सुधरेगा ये? बैठिए, आइए आप बैठिए। और उस दिन के बाद मैंने कई बार देखा, जब भी बाबूजी कहीं से पूजा पाठ करवा कर आते थे, उन्हें पता नहीं कैसे पता चल जाता था और वो घर के बाहर ही रास्ते पर या घर आकर बाबूजी की जेब से पैसे निकाल ले जाते थे। तुम कुछ कहते नहीं थे? मैं कहता था मैडम, लेकिन मैं जब भी कुछ कहना चाहता था वो मुझे धक्का मारकर साइड कर देते थे। अब पुलिस उसे धक्का मारकर लॉकअप में कर देगी। तुम उसका पता बताओ। मैडम, उनका कोई पता नहीं है, वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। बस वो अचानक घर पर आ धमकते हैं। कोई बात नहीं, पुलिस तो उसे ढूंढ ही लेगी। प्रताप, जब तक बाप को लूट लेता था, उनकी जेब से पैसे निकाल लेता था। बता सच। बता पुरोहित जी कहाँ हैं? मुझे नहीं पता, गए होंगे कहीं पूजा पाठ कराने के लिए। 15-20 दिन से पूजा पाठ ही करा रहे हैं। ये पाठ तो किसी और को पढ़ाना, समझा? सच बता। मैं बताता हूँ, 15-20 दिन हो गए, मैंने उनका चेहरा तक नहीं देखा। मुझे नहीं पता वो कहाँ है। देख, सच बता, वरना तुझे इस बार इतना मारूंगी कि तू मर जाएगा। और पता है, तेरे बाबूजी भी बोलेंगे कि मार दिया तो अच्छा किया। मैं कसम खा के बोलता हूँ, अब मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। मैडम, ये पुरोहित जी के मोबाइल की कॉल डिटेल है। मोबाइल बंद होने से पहले उन्होंने एक नंबर पर कॉल किया था, उसके अलावा उस नंबर पर कोई दूसरा कॉल नहीं किया। ये वो नंबर है। The number you are trying to call is currently not reachable. Please try again later. न तो पुरोहित जी का फोन लग रहा है, न वो फोन लग रहा है जिसमें उन्होंने आखिरी बार कॉल किया था। पुरोहित जी के मोबाइल की लास्ट लोकेशन क्या थी? मैडम, लास्ट लोकेशन इसी गांव की बता रही है, वो भी आधी रात की। आधी रात की? हाँ मैडम, इसका सीधा सा मतलब है कि पुरोहित जी गायब होने से पहले अपने गांव में अपने ही घर पर होंगे, या हो सकता है किसी काम से अपने घर से बाहर निकले हों और उनके साथ कोई हादसा हो गया हो। और वो हादसा ऐसी औलाद ही कर सकती है। बता सच, बता। मैं कसम खा के बोलता हूँ, आप मेरा यकीन कीजिए, मुझे नहीं पता कि बाबूजी कहाँ है। चल ये बता, ये नंबर पहचानता है? किसका है? मैम, ये मेरे छोटे भाई का नंबर है। राजेश का? नहीं मैम, वो तो सबसे छोटा है। अब जो हमारे बीच का भाई है ना, मझला भाई सुरेश, ये उसका नंबर है। कहाँ मिलेगा ये? अब ये मैं कैसे बता सकता हूँ? दोनों भाई एक नंबर के आवारा हो। बेचारे पुरोहित जी। कोई बात नहीं, जब बड़े को ढूंढ लिया है तो छोटे को ढूंढ ही लेंगे। पकड़ो इसे, जल्दी पकड़ो। क्यों भाग रहा था? हाँ? क्यों भाग रहा था? क्या किया तूने? ये तेरे हाथ में क्या है? दिखा। ये तो घर के एग्रीमेंट के पेपर्स। ले चलो इसे लॉकअप में। बाबूजी को मैंने छुपाया।
उस दिन उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला था कि आइंदा अपनी सूरत मत दिखाना, तो मैंने भी बोल दिया कि ठीक है बाबूजी, आपने अपना पुश्तैनी मकान मेरे नाम कर दिया और मुझे क्या चाहिए, नहीं दिखाऊंगा अपनी सूरत। मकान तेरे नाम कब कर दिया? उस दिन जैसे उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला कि सूरत मत दिखाना। किस दिन? मैडम तारीख नहीं याद है मैडम, डेट नहीं याद है? लेकिन लगभग 15 दिन हो गए मैडम। अभी पुलिस के डंडे पड़ेंगे ना तो डेट क्या, टाइम, मिनट, सेकंड सब याद आएगा। मैडम बता दो, 30 नवंबर मैडम, 30 नवंबर को उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला कि अपनी सूरत आज के बाद कभी मत दिखाना, मैं अपने पुश्तैनी मकान की कागज़ तुम्हारे नाम करके तुम्हारे घर छोड़कर जा रहा हूँ। तो मैंने भी बोल दिया ठीक, नहीं दिखाऊंगा। 30 नवंबर और आज है 21 दिसंबर, पूरे 21 दिन हो गए और उसी दिन से तुम्हारे बाबूजी गायब हैं। ये बात बचकानी सी नहीं लगती है कि तुम्हारे बाबूजी मकान तुम्हारे नाम करके वो पेपर्स तुम्हारे घर पे छोड़कर तुमसे बिना मिले चले गए, सिर्फ फोन पे बात किया। तुम सरासर झूठ बोल रहे हो। झूठ नहीं बोलो मैडम, सच बोलो मैडम। देखते हैं तेरा ये सच कब तक कायम रहता है। मैंने कुछ नहीं किया मैडम, मैंने कोई 420 नहीं किया मैडम। बाबूजी कागजात घर रख कर गए थे। अगर कागजात तेरे हाथ में नहीं दिए तो तू कैसे कह सकता है कि वो कागजात बाबूजी ने दिए थे? मैडम कागजात पे बाबूजी के साइन है, वो घर पर रखकर मुझे उन्होंने फोन किया था। कहीं ये तुम्हें फंसाने की किसी की साजिश तो नहीं? मुझे कौन फंसाएगा? तुम्हारा बड़ा भाई दिनेश। दिनेश? वो ऐसा क्यों करेगा? हो सकता है उसने सोचा हो कि छोटा भाई तो भोला भाला है, ये मजला ही बहुत चालू है, अगर इसे 420 के केस में फंसा दो तो छोटे को किसी भी तरह से पटाकर पुश्तैनी मकान अपने नाम करवा ले। मैडम आपकी बात सुनकर मुझे 100% लग रहा है कि शायद मुझे फंसाने के लिए किसी की चाल होगी। मैडम मुझे याद है कुछ दिन पहले मेरा बड़ा भाई मुझे लेकर बाबूजी से मिलने गया था। दिनेश की माँ आती हूँ। ओफो, फिर उस निकम्मे का नाम आ गया जुबान पे। बाबूजी, निकम्मे का नाम नहीं, निकम्मा खुदा है, छोटे निकम्मे को लेके। आजा बेटा। क्यों आए हो यहाँ पे? क्यों आए हो? अरे बाबूजी छोटे बेटे की शादी करते, बड़े बेटे को बुलाया तक नहीं। अपना नेक लेने आया भाई, नेक मिला होगा ना शादी में हमारा, वही लेने आए। तुम लोगों का कोई नेक नहीं मिला है, निकल लो यहाँ से। बाबूजी हमारी बात साफ साफ सुनिए, पैसे तो आपको देने पड़ेंगे। अभी अभी सुना भदौरिया साहब कैसे 11,000 दक्षिणा हट कर आयो, वही ले जा रहे हैं हम। हाँ, रखे कहाँ है? मेरे पास नहीं दिनेश। बाबूजी रुकिए, चुप। हाँ, वापस कर पैसे, पैसे वापस कर। बाबूजी शांति, पैसे तो वापस आपको नहीं मिलेंगे। और कौन सा आपकी मेहनत की कमाई है? आप ये तंत्र मंत्र मार के लोगों से पैसे ऐंठ लेते हो ना, ऐसे फिर तंत्र मंत्र मारना, फिर पैसे ऐंठ लेना, समझे? चलते हैं। और हाँ, एक काम कीजिएगा, ये घर को बेच के ना 3 नए घर ले लीजिए, तो क्या 3 बेटे ना आराम से रहेंगे। ये मेरी पुश्तैनी जमीन है, मैं इसको बेचने वाला नहीं। तुम लोग को रहना है तो रहो, वरना अपना घर खुद का बना लो। देखो बाबूजी, हमारी बात कान खोल के साफ साफ सुन लो। ये घर बेच के हमको हमारे साथ चाहिए तो चाहिए, क्योंकि ये हमारे दादाजी की मिल्कियत है, इस पे हमारा पूरा हक है, वो भी कानूनी। दोबारा नहीं बोलेंगे आपसे, समझ रहे हैं ना? हम कागजात बनवा के ले आएंगे, चुपचाप हस्ताक्षर कर दीजिएगा, अंगूठा भी चलेगा। चलते हैं, चलो भाई, प्रणाम हो। मैडम मुझे तो उस दिन ही डर लग गया था कि कहीं भैया बाबूजी के साथ कुछ उल्टा सीधा ना कर दे, लेकिन इस बात को 4-5 दिन गुजर गए तो मैं भी भूल गया। लेकिन अभी कुछ दिन पहले भैया मुझसे बोल रहे थे कि पुश्तैनी मकान उसे मिले ना मिले, वो मकान मुझे मिलना चाहिए और वो मुझे वो मकान दिलाकर ही रहेगा। इतने में वो पेपर सामने आ गया तो मुझे लगा कि भैया ने बाबूजी से मकान मेरे नाम करवा दिया होगा, लेकिन मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि इसमें उनकी कोई चाल होगी। हमें उसे छोड़ना नहीं चाहिए था। कहाँ मिलेगा अभी वो?
मैडम, शहर की एक मशहूर नाचने वाली है मुन्नी बाई, उसके पास मिलेगा। ओह, नाचने गाने का बड़ा शौक है। अब मैं उसे तिगनी का नाच नचाती हूँ। तेरे भाई ने सब कुछ सच सच बता दिया है, अब तू भी सच बता दे, वरना क्यों? जब कैश पैसे चाहिए होते थे तो अपने बाप की जेब से या उसके थैले से छीन कर भाग जाता था, और अब जब पुश्तैनी मकान की बात आई है तो मजले भाई को फंसा रहा है। बता सच सच, कहाँ है बाबूजी? मैम, मैं कसम खा के बोलता हूँ, 15-20 दिन से मैंने बाबूजी का चेहरा तक नहीं देखा है। अब मेरी बात तो मानिए। तो सुरेश के घर में पुश्तैनी मकान के कागजात कैसे पहुंच गए? मैम, ये मुझे कसम से नहीं पता। तो तू क्यों कह रहा था कि मकान मजले भाई को ही मिलना चाहिए था? क्योंकि मैडम मेरा चक्कर एक नाचने वाले के साथ चल रहा था, और मैम हम पुरोहित खानदान से हैं, और अगर ये बात हमारे बाबूजी को पता चलती तो हमको हमेशा के लिए जायदाद से बेदखल कर देते। इसीलिए हम चाहते थे कि जायदाद का सबसे ज्यादा हिस्सा हमारे मजले भाई को मिले, क्योंकि अगर कल को हमारे पास कुछ भी ना होता ना तो मदद के लिए इससे कुछ मांग लेते और हमको दे भी देता, क्योंकि हम भाइयों में बहुत प्यार है आपस में। और मैम, वो जो दस्तखत है ना इसमें, सिर्फ दिखाएंगे एक बार। ये देखिए मैम, ये भी देखिए मैम, ये जो दस्तखत है ना मैम, ये बाबूजी के नहीं है। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? क्योंकि मैम, ये बाबूजी हमेशा अपने दस्तखत के नीचे 2 डॉट लगाया करते थे, इसमें वो नहीं है। और हम स्कूल में हम एक बार जाली दस्तखत करते वक्त पकड़े भी गए थे बाबूजी के, और इसलिए मैं कह सकता हूँ कि दस्तखत जाली है। इसका मतलब है कि स्कूल में अपनी रिपोर्ट कार्ड पर अपने बाबूजी की साइन तुम लोग खुद ही करते थे। मैडम, हम उतने होशियार तो थे नहीं। राजेश पर दादागिरी जमा कर हम उससे साइन तो करवा लेते थे, लेकिन वो डॉट लगाना भूल जाता था। इस वजह से हम हमेशा पकड़े जाते थे, और फिर वापस आकर हम उसकी खूब धुनाई करते थे। और आज भी तुम दोनों पकड़े गए हो। क्या मतलब? मैडम, बचपन से ही छोटा भाई बाप के साइन करते वक्त डॉट रखना भूल जाता था, और आज भी डॉट रखना भूल गया है, और आज भी यही दोनों पकड़े गए हैं। कहीं आज ये साइन छोटे भाई ने तो नहीं की मैडम? ओह यस, मेरा तो ध्यान ही उस तरफ नहीं गया। अगर तुम्हारे बाबूजी को मकान तुम्हारे नाम ही करना था और तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी थी, तो ये बात तो वो सामने आकर भी कर सकते थे, ये भड़ास तो वो सामने आकर भी निकाल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सामने ना आकर फोन किया, और फोन उन्होंने तब किया जिस समय के बाद से उनका फोन हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया। इसका मतलब यह है कि पुलिस को गुमराह करने की ये कोई ना कोई चाल है, और ये चाल छोटा भाई ही चल सकता है। मैं ऐसा क्यों करूंगा? सीधी सी बात है, तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम्हारे दोनों भाई एक नंबर के आवारा हैं, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है, और तुम्हारे बाबूजी उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। तो इस तरह तो मकान मेरे नाम पर होना चाहिए था, और कोई भी यकीन कर लेता कि बाबूजी मेरे नाम पर मकान करके गए। और मैडम, आप जानते हैं कि बाबूजी दोनों बड़े बेटे से कितना नफरत करते थे। तुम्हें पता था कि अगर ऐसा होता तो तुम्हारे दोनों भाई तुम्हारे खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते थे, इसलिए तुमने सोचा कि मजले भाई सुरेश को जालसाजी के केस में फंसा दो, और बड़ा तो वैसे भी एक नंबर का आवारा है, अपने आप ही जेल चला जाएगा, और तुम्हारा रास्ता बिल्कुल से साफ हो जाएगा। पूरी जायदाद अपने आप तुम्हारी हो जाएगी, है ना? मैडम, अगर मुझे ऐसा करना होता तो मैं अब बच्चा नहीं रहा। बचपन में 2 डॉट ना रखने की वजह से हम कितनी बार पकड़े गए हैं, और वही गलती आज मैं नहीं करता अगर मैं अपने भाइयों को फंसाने का प्लान करता तो। और रही बात पुश्तैनी मकान की, वो तो मेरे बाबूजी ने ऑलरेडी हम तीनों के नाम कर रखा है। एक मिनट। ये देखिए। मिस्टर दिनेश, सुरेश, ये पंडित जी के ही साइन है? ये तो बाबूजी का साइन है। यस मैम, साइन तो बाबूजी के हैं। बाबूजी ने कहीं बताया नहीं हमको इसके बारे में। बाबूजी को डर था कि आप लोगों को पता चलते ही आप लोग अपना हिस्सा बेचने आ जाएंगे, इसलिए उन्होंने मुझे मना कर दिया था कि अपने भाइयों को मत बताना। माँ से पूछ लीजिए।
मगर आज बात मुझ पर शक की आ गई तो ये सब मुझे बताना पड़ रहा है। तो फिर नकली साइन वाले कागजात सुरेश के घर में कैसे पहुंच गए? मैडम इसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं, हो सकता है इन्होंने बनाया होगा। मैडम मुझ पर शक मत कीजिए, मैंने नहीं बनवाया साइन। यस मैम, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। तो क्या मैं बनवाऊंगा? अरे आप दोनों ने तो बिना सोचे समझे मेरा नाम पुलिस में दे दिया। तो हो सकता है कि आपने सोचा होगा कि मुझे बचपन से बाबूजी की साइन करने की आदत है और इस बात को सबूत बनाकर पेश करके मुझे 420 केस में फंसा देंगे आप लोग और पूरे मकान पर कब्जा कर लेंगे। वो तो बाबूजी मुझे सच्चे दिल से प्यार करते थे और शायद आप दोनों को बखूबी जानते थे, इसलिए पहले ही सब कुछ बराबर में बांट दिया था, वरना आज तो मैं फंस ही जाता। फिर तुम्हारे बाबूजी गए कहाँ? मैडम वो मुझे पता होता तो मैं आपके पास नहीं आता। माँ जी, क्या आप बता सकती हैं? आपको किसी पर शक, कोई उनका दुश्मन तो नहीं? नहीं मैडम, इनकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? ये तो खुद शांति पाठ पूजा करवाते हैं। तो कोई और पंडित जो उनकी तरक्की से जलता हो? नहीं। माँ जी, राजेश बता रहा था कि पुरोहित जी जब भी कहीं बाहर जाते थे पूजा पाठ के लिए तो आपको वो हमेशा बता कर जाते थे। पर एक बात समझ में नहीं आ रही है, कभी आप कहती हैं कि वो शहर गए हैं, कभी आप कहती हैं वो सूरत गए हैं, फिर आप कहती हैं कि वो सूरत से मुंबई चले गए। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब उन्होंने मुझे जैसा बताया था मैं वैसा ही तो बताऊंगी। आकृति जी, आप तो इस घर की बहू हैं, क्या आप बता सकती हैं कि आपके ससुर जी कहाँ गए होंगे? मतलब बात बात में कोई ऐसी बात की हो जिससे हमें पता चल सके। जी नहीं, मैं तो अपने मायके में थी, वहाँ से जब आई लौटकर तभी मुझे पता चला कि बाबूजी कहीं चले गए हैं। मैंने इन्हें कहा था कि पुलिस में जाके आप कंप्लेन करवा दीजिए बाबूजी की, वो बाबूजी का पता लगा लेंगे। समझ में नहीं आ रहा है, पुरोहित जी के गायब होने का राज क्या है? अगर जायदाद की बात होती तो वो बात तो क्लियर हो चुकी है, फिर वो गायब क्यों हो गए? कहाँ गए वो? मैडम मैंने एक बात उनकी बहू के बारे में सुनी है। वो क्या? वो इस बहू की शादी सुरेश के साथ करना चाहते थे, लेकिन सुरेश की आवारगी को देखकर और छोटे बेटे को सूरत में नौकरी करते और पैसा कमाते देख उन्होंने उसकी शादी राजेश के साथ कर दी। कहीं सुरेश को इस बात का दुख और गुस्सा हो। वैसे भी दोनों भाई गुस्सैल और आवारा किस्म के हैं। तो ये बात तो हमें उनकी बहू ही सही सही बता सकती है। तुम एक काम करो, बहू को पकड़ कर लाओ। यस मैडम। देखिए आकृति जी, हमने कई केसेस में देखे हैं कि जिसमें एक लड़की की शादी किसी से होने वाली होती है, लेकिन उससे ना होकर उसकी शादी किसी और से हो जाती है। ऐसे केस में जिससे शादी होने वाली होती है उसके दिमाग में ये बात घर कर जाती है कि अगर सब कुछ ठीक होता तो आज ये मेरी बीवी होती, और वो उसके साथ बीवी की तरह व्यवहार करने की कोशिश करता है और ऐसे में कोई ना कोई अनहोनी हो जाती है। क्या आपके साथ ऐसी कोई घटना हुई है? जी हाँ। तुम फिर आ गए यहाँ पे? निकल जाओ ऐसे। ऐसे कैसे निकल जाओ? जेठ का नेक लेने आया हूँ, लेकर ही जाऊंगा। तुम लोगों का कोई नेक नहीं मिला है। छोड़ दो। नहीं छोड़ दो। बाबूजी जरा आराम से। क्या हुआ बाबूजी? आकृति, निकलो यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। पंडित जी धक्का मत दीजिए, जा रहा हूं। और फिर बाबूजी ने इन्हें धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन फिर से यह हमारे कमरे में घुसा है। आकृति, अरे आप? अरे आप कहकर तो तुमने मुझे पराया ही कर दिया। तुम्हें मालूम है ना कि अगर उस दिन मैंने हामी भर दी होती तो आज तुम मेरी बीवी होती और तुम्हारे साथ इस बिस्तर पे राजेश नहीं मैं होता। सुरेश, नालायक, बदतमीज जवाना। बाबूजी, ये तेरी भाभी जो उसके बगल में खड़ा है, तू जेठ है तू उसका। मैं बात कर रहा था बाबूजी। निकल यहाँ से। अरे पंडित जी, क्या बाबूजी आप मुझे बता रहे थे? आप इनके देवर नहीं ससुर है।
और इस बहाने जवान बहू को लेकर बिस्तर पे गिर जाना आपको कैसे शोभा देता है? नालायक, आवारा बदतमीज, निकल आगे तू पहले। आपने ठीक नहीं किया। मेरी मंगेतर की शादी आपने मेरे छोटे भाई से करा के बिल्कुल सही नहीं किया। निकल। अच्छा बदला लिया आपने बाबूजी मुझसे। निकल निकल। मैं इसका बदला लूंगा आपसे। मैं जरूर बदला लूंगा पहले आपसे। तू बाहर चल, निकल। ओह, अब समझे। कहीं इसीलिए तो नहीं उन्होंने तुम्हारे बाबूजी को गायब कर दिया? पता नहीं, वैसे तो वो बहुत खतरनाक और बदतमीज है, कुछ भी कर सकते हैं। कानून उससे भी ज्यादा खतरनाक है और बहुत कुछ कर सकता है। मैडम, आपने बुलाया था? बुलाया तो तुम्हें था, ये यहाँ क्यों आया है? मैम दरअसल बात क्या है ना कि हमने बचपन से लेकर यहाँ से हर काम साथ में किया। हर काम साथ साथ किया है, इसका मतलब है कि अपने बाबूजी को भी तुम लोगों ने साथ साथ मिलकर ही गायब किया है। मैम झूठा इल्जाम हम पे मत लगाइए। झूठा नहीं, सच। अपने छोटे भाई की बीवी के साथ तुमने छेड़खानी की क्योंकि तुम्हारे दिमाग में यह बात घर कर गई थी कि उसकी शादी तुमसे होने वाली थी, लेकिन तुम्हारे बाबूजी ने उसकी शादी तुमसे ना कराकर तुम्हारे छोटे भाई से करा दी। इसलिए उस रात तुम उसके बेडरूम में भी गए थे या नहीं? हाँ मैम, मैं गया था पर उस वक्त तुम्हारे बाबूजी आ गए और उन्होंने तुम्हें धक्का देकर बाहर निकाल दिया। और उस वक्त तुमने कहा था कि तुम उनसे बदला लोगे और तुमने बदला लिया। बताओ कहाँ है बाबूजी? मैम आप सही कह रही हैं, मैंने ऐसा कहा था, पर मेरी और बाबूजी के बीच हमेशा खटपट होते रहती थी और ये बात बहू को पता चल गई थी। तो उस दिन मैं बस कैजुअली उससे माफ़ी मांगने गया था और अचानक से बाबूजी आ गए और मुझे बुरा भला कहने लगे। मैम सच बोल रहा है मैम ये। मैम दरअसल बात क्या है कि राजेश अपनी बीवी की खूबसूरती का दीवाना हो गया था और मैम वो सूरत वगैरह से अपनी नौकरी वोकरी छोड़ के यहाँ आके कुछ बिजनेस वगैरह करना चाहता था। तो बाबूजी के पास गया होगा पैसे मांगने के लिए, तो बाबूजी ने बोला कि तुम वापस जाओ, वहाँ जाके नौकरी करो, वहाँ से पैसे कमाए, खुद बिजनेस करो। तो हम शायद उसे ये बात बुरी लग गई हो या उसके मन में कुछ मैम ऐसा मैंने बस सुना है। लेकिन वो बाबूजी के साइन किए हुए कागजात? ओह यस यस यस। अगर तुम्हारे बाबूजी चाहते थे कि तुम दोनों सुधर जाओ तो हो सकता है मकान तुम्हारे नाम करने का लालच देकर तुम दोनों को सुधारने की कोशिश कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ये काम चुपचाप किया। वैसे ही काम कागजात के साथ हुआ, वो चुपचाप सुरेश के घर पहुंच गए। क्या मतलब मैम, समझा नहीं। जैसा कि राजेश ने बताया था, वो बचपन से ही बाबूजी की साइन के नीचे डॉट रखना भूल जाता था और हमेशा पकड़ा जाता था। तो क्या इतनी सी बात वो याद नहीं रख सकता था? और उसने याद रखा। मैम हम अब भी कुछ नहीं समझे। उसने जानबूझकर नकली कागजात बनवाए ताकि तुम्हें 420 के केस में फंसा सके। और वो दूसरे कागजात जिस पर उसने बाबूजी की साइन के डॉट डालना याद रखा, उसे दिखाकर सारी जायदाद अपने नाम करवा सके और नया कारोबार शुरू कर सके और अपनी बीवी के साथ रह सके। मैम आप क्या कहना चाह रही हैं? चलो मेरे साथ। दरवाजे पे तो लॉक है, सब लोग कहाँ गए? अंदर से किसी के रोने की आवाज आ रही है। ये तो माँ की आवाज है। दरवाजा तोड़ दो। मैडम मेरे पास मास्टर की है, मैं ट्राई करता हूँ। ठीक है, खोलो। पुलिस आ गई है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं तो रो मत। पता नहीं क्यों राजेश ने तुम्हारे बाबूजी को गलासे से मार दिया। मत रो माँ,
माँ, बाबूजी जिसे इतना वफादार समझदार समझते थे ना, घर में गर्म कर बैठा। मत रो माँ। वो आ गया, वो मुझे मार देगा। आप घबराइए मत सुलक्षणा जी, हम सब यहीं पर हैं, आपको कुछ नहीं होगा। चलो छुप जाओ सब लोग। माँ तो खड़ी। अरे ये ताला किसने खोला? पता नहीं। हमने लॉक किया था ना। हाँ। माँ, माँ, माँ। अरे क्यों मार रहे हैं मेरी? छोड़ दीजिए। क्यों मारे? क्यों मारा आपने बाबू को? बोल कमीने, क्यों मारे आप उन्हें? छोड़ दीजिए, क्यों मार रहे हैं? बिल्कुल आवाज नहीं। बोल जिसने पर्पस को तुझे इतना बड़ा किया, तूने उसी को मार दिया। बता जल्दी बता। बता दो मैडम, बता दो मैडम, जल्दी बता दो। वो बाप नहीं था, शैतान था, शैतान। अपनी बेटी जैसी बहू के ऊपर डोरे डालता था, वो बुरी नजर रखता था। नहीं, ऐसा नहीं है। वो अपने बच्चों को डांटते जरूर थे, लेकिन अपनी बहू पे बुरी नजर, उस पे डोरे डालना, ऐसा ये सोच भी नहीं सकते थे। इतना तो विश्वास है हमें बाबूजी पर। यस मैम। अरे तुम दोनों क्या बोलते हो? जिसके ऊपर बीती है उसने खुद कहा था। बहू, जी। मैं भी जानती थी पुरोहित जी को। चल अब सच बता, बात क्या है, वरना तुझे भी इसके साथ जेल में डाल दूंगी और जिंदगी भर सड़ाऊंगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। क्या? हाँ, मैंने तो वो सिर्फ इसलिए कह दिया था कि जब भी आप सूरत जाओ नौकरी के लिए तो मुझे अकेला ना छोड़ के जाओ, मुझे अपने साथ लेके जाओ या फिर मायके छोड़ दो, सिर्फ इसीलिए। तू बीवी नहीं है, नागिन है तू, नागिन। अरे तूने ये नहीं सोचा कि सिर्फ तेरे मायके में रहने की ख्वाहिश में जो तू झूठ बोल रही है उसका मेरे दिमाग पर क्या असर होगा? दिन रात मेरे दिमाग में यही बात घूमती रहती थी, और जब हद से ज्यादा घूम गई तो मुझसे सहन नहीं हुआ और मैंने एक रात बाबूजी की हत्या कर दी। और फिर मैंने सोचा कि बाबूजी को तो रास्ते से हटा ही दिया है। मंजले भाई के दिल में ये बात बार बार आती थी कि अगर वो उस दिन हाँ कर दिया होता तो मेरी बीवी आज उसकी बीवी होती। और मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने सोचा कि कहीं वो फिर से मेरी बीवी के ऊपर डोरे न डाल दे, इसलिए मैंने उसे 420 के केस में फंसाने का पूरा प्लान बना लिया। और बचपन से ही बाबूजी की नकली साइन करने की आदत का फायदा उठाकर मैंने न सिर्फ नकली कागज सुरेश के घर छोड़ा, बल्कि बाबूजी की आवाज में बाबूजी के फोन से उसे फोन भी किया। सुरेश, ये घर मैंने तेरे नाम कर दिया है, अब अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाना। क्योंकि मैं जानता था कि जायदाद के पेपर के बारे में सुनते ही वो बाबूजी से मिलने जरूर आएंगे। और फिर मैंने बाबूजी का फोन ऑफ कर दिया और माँ से कह दिया कि अगर कोई पूछे बाबूजी के बारे में तो कह दे कि वो पूजा पाठ कराने के लिए शहर गए हुए हैं। और माँ ने मेरे कहे अनुसार बाबूजी के बारे में यही कहा कि वो शहर गए, फिर सूरत गए, फिर मुंबई गए, क्योंकि माँ ने मुझे बाबूजी की हत्या करते हुए देख लिया था। और मैं कभी माँ को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। मुझे ये डर था कि वो किसी से कह ना दे, इसीलिए मैं अपनी बीवी की विदाई करने के लिए माँ को अपने साथ अपने ससुराल लेकर गया था। और आज जब आपने आकृति को पुलिस स्टेशन बुलाया तो मैं उसके साथ नहीं आया, क्योंकि मैं डर गया था कि माँ खुद को अकेले पाते ही किसी को सब कुछ कहना दे। मैंने सेफ्टी के लिए दूसरे कागजात भी बनवा लिए थे,
जिस पर मैंने डाउट के साथ बाबूजी की साइन कर दिए थे। और आज ही मैंने सोचा था कि मैं इनके खिलाफ पुलिस में एफआईआर लिखवाऊंगा और पुलिस को फ़ोन करके कहूंगा कि इन्होंने अपने बाबूजी की हत्या कर दी है और घर के पिछवाड़े में उनकी लाश को गाड़ दिया। मगर तू बेटा नहीं शैतान है। अपनी बीवी के प्यार में तू इतना दीवाना हो गया कि अपने पूजनीय बापूजी को मार दिया। तेरे शैतान बनने की सजा तुझे कानून देगा। ले चलो इसे। इसके अंदर के शैतान को मैं मारती हूँ।